साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ जो प्रीवियस ईयर के आरओ, एआरओ की परीक्षाएँ कराई गई हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों को हम लोग जो है एक-एक करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है आरओ, एआरओ 2016 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी, दोबारा से जो परीक्षा हुई थी, उसका प्री परीक्षा का जो समान अध्ययन या जीएस वाला प्रश्न पत्र उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये थे मुबारक खिलजी। ये कौन था? खिलजी वंश का मुबारक खिलजी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 युद्ध दिए गए हैं। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। इन्हें कालक्रम से लगाना। तो देखिए यहाँ पर आपका चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, तो 2 लिखिए पहले। फिर इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध, तो आपका चौसा का युद्ध ये 4 हो गया। फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। 1540 में 1 हो गया। और तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। सबसे लास्ट में तालीकोटा का युद्ध को 1565 में, तो 3 हो जाएगा। तो 2413 2413 हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, याद रखिएगा। आपका चंदेरी का युद्ध होता है 1529 में, 1528 में। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का 1540 में, तालीकोटा का 1565 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन थे? तो ये हकीम शूर। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की टुकड़ी के साथ हकीम खान शूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा जो है आपका महाभारत का, किसका? महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय इसका अनुवाद कराया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो बदायूं, नकीब खां तथा फैजी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए। पहला, बंगाल विजय, अंग्रेजों को बंगाल विजय के से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों के दोनों ही कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं, विद्रोह और कब हुआ था, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो यहाँ पे देखिए आपका रंपा विद्रोह कब का है, यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। रंपा विद्रोह ध्यान रखिएगा 1879 से 80, 1879 टू 80 है। रंपा विद्रोह 1879-80 में है। पावना किसान विद्रोह कब का है? 1873-76 का है। पावना किसान विद्रोह 1873-76 का है। ठीक है। बंगाल नील विद्रोह कब का है? 1859-60। 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद आपका बंगाल का नील विद्रोह होता है। ठीक है, और उससे पहले संथाल विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के पहले। जयंतिया विद्रोह जो है 1860-63 में होता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से याद रखिएगा सर। रंपा विद्रोह 1879-80 में, पावना किसान विद्रोह 1873-76 में होता है, बंगाल नील विद्रोह जो है 1859-60 में होता है, जयंतिया विद्रोह 1860-63 में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें लोकमान्य उपनाम से भी जाना जाता है। तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, तो देखिए केसरी दैनिक समाचार पत्र था जबकि मराठा साप्ताहिक था, समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी में गीता पर टीका लिखा था, जो गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव उभारने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक तिलक जो है क्लब समितियां, लाठी क्लब, तिलक क्लब समितियां, लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब भी स्थापित किया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इनके 2 समाचार पत्र हैं केसरी और मराठा के बारे में याद रखिएगा। केसरी जो है मराठी भाषा में था और मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। मराठी जो अंग्रेजी भाषा में था वो साप्ताहिक था और जो दैनिक था वो, जो केसरी था मराठी वाला, वो दैनिक था। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, संस्थान है और उसकी स्थापना में
स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू ने की थी। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगठन और व्यक्ति में, संगठन और व्यक्ति में देखिए, यंग बंगाल आंदोलन, इससे संबंधित है हेनरी विवियन डेरिजो, सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फूले, नहीं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बाबा साहब अंबेडकर। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। देखिए, यहां ध्यान रखिए, ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता जो थे ये विलियम विल्सन हंटर थे। विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार व सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875-77 ईस्वी में बंगाल का सांख्यिकी विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो ये यही है विलियम विल्सन हंटर, जिनके जिनके नेतृत्व में जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जो कि शिक्षा संबंधी था। इसका गठन 1882-83 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। और यही हंटर महोदय हैं जिनकी अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित था 1882-83 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे? तो देखिए, रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल, ये तीनों के तीनों जुड़े थे, पर बीसी दत्त जो है इससे संबंधित नहीं थे। बीसी दत्त इससे संबंधित नहीं थे। बीसी दत्त का संबंध जो है वो रॉयल नेवी विद्रोह से था, बीसी दत्त का। ठीक है, देखिए, इंडियन आर्मी आईएनए का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज से राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल, गुरु बख्श सिंह आदि जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें 4 कथन है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो देखिए, ये जो है आपका इसमें जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर इन्होंने स्टार लगाया हुआ है, पर इसको देखिए बी ऑप्शन, चूंकि इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ये अलग बात है कि अगले दिन जो है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु नेतृत्व जो दिया गया था वो महात्मा गांधी को दिया गया था और कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि उस समय कोई संविधान तो इस तरह लागू नहीं था। ठीक है, इसे अवैध घोषित किया गया था। इसे जो है अवैध घोषित किया गया था, परंतु असंवैधानिक नहीं किया गया था। या इंग्लिश में कहें तो इलीगल बॉडी, ये आप इसको सही कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इनके अनुसार जो इन्होंने व्याख्या दिया है कि ए और सी, इन दोनों को इन्होंने गलत माना है कि इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा, चूंकि ये ऐसा कहा जाता है कि यह नेतृत्व विहीन था। और अहिंसक आंदोलन, चूंकि इसमें कई जगह पे हिंसा भी हुई थी। ठीक है, कई जगह पे हिंसा हुई थी, परंतु ना ही कांग्रेस ने ना ही महात्मा गांधी ने इसे हिंसक माना है। उन हिंसाओं को जो है नकारा हुआ है। तो इस प्रकार से यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी है, क्योंकि लोग जो है स्वतः स्फूर्त इसमें थे, शामिल होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रश्न जो है विवादित है, परंतु ये इसी तरह का प्रश्न जो है आईएएस के पेपर में पूछा गया है, वहां पर जो माना गया है वहां पे ये बी वाला ऑप्शन माना गया है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेवेल योजना, सीआर फार्मूला। तो देखिए, यहां पर क्रम थोड़ा देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में। फिर इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में, सीआर फार्मूला 1944 में, बेबल योजना 1945 में। तो क्रम याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला 1944 और बेबल योजना 1945 का।
अगला है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये उपरोक्त कथन किसका है? ये जो है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन है। किसका है? ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन है। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित होता है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन ईश्वरचंद विद्यासागर का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 घटनाएं हैं। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो इन चारों का क्रम आप देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए। देखिए, इन चारों में सबसे पहले क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन होता है 1765 में। इलाहाबाद की संधि इसी के समय में होती है 16 अगस्त 1765 में। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर कब बनता है? 1773 में बनता है। 1773 में बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्रम आप याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध पहले होता है 1764 में, फिर 1765 में क्लाइव का भारत आगमन होता है, फिर इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में होती है और वॉरेन हेस्टिंग भारत गवर्नर 1773 में बनता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं। संधि और किस सन में हुई थी, ये हमें यहाँ पर सुमेलित करना। देखिए, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। एक्सला चैपल की संधि कब होती है? 1748 में, मतलब इससे पहले हो गई थी इलाहाबाद की संधि से। ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब होता है? 1746 में। डुप्ले की पदच्युति कब होती है, मतलब हटाया कब जाता है पद से? 1754 में। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। एक्सला चैपल की संधि 1748 में होती है। ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में, और आपका डुप्ले की पदच्युति जो होती है वो 1754 में होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे 4 घटनाक्रम क्या है? गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए, इनमें सबसे पहले क्या होगा? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन घोषणा कब होती है? 1929 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा आपका 1929 में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है और पूना पैक्ट 1932 में होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, सहकारिता आंदोलन एम के गांधी के द्वारा ये प्रारंभ नहीं किया गया था। इसमें हमें सही कौन सा ये बताना। देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मायर से संबंधित है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया था। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका बी वाला सही है, अन्य सभी गलत हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और किस वर्ष आया था? यहां पर देखिए, पहला राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। प्रिवेंशन ऑफ सेडेक्शन मीटिंग एक्ट, ये 1908 का नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है आप यहाँ पे देखें, वो 1907 का है, ना कि 1908 का। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये भी 1908 का है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम, ये 1908 का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो कौन सा है? गुजरात सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात की 1600 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई 974 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दूसरे नंबर पे है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है तटरेखा की? गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? शैल समूहों में से कौन अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन या टर्सरी। तो जो गोंडवाना समूह होता है, इसमें से सबसे अधिक कोयला निकलता है गोंडवाना से। भारत में पाया जाने वाला
98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफोरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। कार्बोनिफोरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उस पर हुई ताप एवं दाब की प्रक्रिया से कोयले का निर्माण हुआ। वर्तमान में भारत में कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। किस मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति आपका कहाँ होते हैं? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में। देखिए, अंडमान निकोबार की जो अन्य जनजातियां हैं उसमें है ओंगे, सोमपेज, सेंटिनिलीज। ठीक है, जिस जगह पर जरवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम में। तो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। मणिपुर से होकर के विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन जो है वो नहीं गुजरती है। सॉरी, यहाँ पे विषुवत रेखा नहीं, कर्क रेखा की बात हो, इक्वेटर की बात नहीं हो रही है, कैंसर रेखा की बात हो रही है। तो कर्क रेखा जो है आपकी मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्यों के नाम याद रखिएगा। मैप पे थोड़ा देखिएगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। गुजरात, यदि हम पश्चिम से पूर्व चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में केवल 2 ही राज्य हैं जिससे होकर गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। अगला है चित्रकूट जलप्रपात। निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये जो है ये आपका इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। घोड़े की नाल समान मुख होने के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? जो कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली, कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदियों के बीच है। ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए, हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व इसका जो विभाजन है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु से सतलज, सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सा है? पंजाब हिमालय है। ठीक है, इसका विस्तार जो है मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में। कुमाऊं हिमालय यह सतलज और काली, यहाँ पे हमने बात कर ही ली। यह गंगा और यमुना नदी का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। वहीं पे नेपाल हिमालय देखें तो काली और जो तिस्ता यहाँ पर ये नेपाल हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर हैं। और वहीं तिस्ता और ब्रह्मपुत्र में आपका असम हिमालय है। ठीक है, क्या है? असम हिमालय। फिर से देखिए, सिंधु और सतलज के मध्य में, सिंधु और सतलज में पंजाब हिमालय है। सतलज और काली में कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं। काली और तिस्ता में नेपाल हिमालय है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र में असम हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होते हुई अरब सागर में गिरती है। तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिला से। ठीक है, फिर यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों से किसके द्वारा होती है? तो यह जो है आपका दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति निम्न से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति वर्ष 1960 के मध्य के दशक से वर्तमान तक मत्स्य पालन उद्योग में विश्व भर में तीव्र विकास का समय संदर्भित करती है। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना आप देखें
तो ये झेलम पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है, झेलम पर। तुलबुल परियोजना कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको चार चीजें दी गई हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा। देखिए, रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, रिहंद नदी पर है, सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक संयुक्त परियोजना है, तुंगभद्रा, सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। चार के चारों चीजें यहाँ पर आपकी क्या है, वो सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, तो कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र हरियाणा के पानीपत में लगाया गया, जिसका उद्घाटन 2013 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो ये जो है आपकी जामनगर, जामनगर तेल रिफाइनरी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह एक गैर सरकारी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल रिफाइनरी है जामनगर। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, खनन क्षेत्र और उस खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकाला जाता है। देखिए, गुरु महिसानी से लौह एस, गुरु महिसानी से आपका लौह एस निकाला जाता है। तालचीर से कोयला, तालचीर से कोयला है। जादूगुड़ा से यूरेनियम है। जावर से जस्ता। ध्यान रखिए, गुरु महिसानी से लौह अयस्क है, तालचीर से कोयला है, जादूगोड़ा से यूरेनियम है, जावर से जिस्ता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, सबसे निचली, तो वो आपका क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ये सी ऑप्शन। फिर इसके बाद आपका समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। तो देखिए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, फिर इसके बाद ओजोन मंडल होता है, ओजोनोस्फियर, ये समताप मंडल में होता है। फिर आयन मंडल होता है, आयनोस्फियर। फिर आपका वायुमंडल एक्सोस्फियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं। देखिए, कजाकिस्तान में जो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा है, करागांडा। करागांडा कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है। क्रिवाय रॉक यूक्रेन में है। नारमंडी जो है ये आपका जर्मनी में नहीं है। नारमंडी जो, ध्यान रखिएगा, नारमंडी जो है ये फ्रांस में है। पिरेनीज फ्रांस में है। पिरेनीज जो पर्वत श्रेणी है ये फ्रांस और आपका स्पेन की जो बाउंड्री है वहां पे है पेरिनीज। और एपेनीज कहाँ पे है, एपेनीज आप ध्यान रखिएगा इटली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना। देखिए, आपका लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, ये इटली में नहीं, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश आपका फ्रांस में है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, सही है, तो बी वाला सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है ये आपका फ्रांस में नहीं है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश आपका कहाँ पे है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। तथा सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, ये जर्मनी में है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है, ये लॉरेन जो है आपका कहाँ पे है, इटली में नहीं, फ्रांस में है। लॉरेन फ्रांस में है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। सेक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है ये फ्रांस में है, नहीं सॉरी, सेक्सोनी जो है फ्रांस में, जर्मनी में। सेक्सोनी जो है औद्योगिक प्रदेश वो जर्मनी में है। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल एवं मानचित्रावली समेत प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। गैबोन, बोत्सवाना, अंगोला, लाइबेरिया। तो देखिए, पश्चिमी तट पे तो आपका बोत्सवाना जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो आपको गैबन, लाइबेरिया, अंगोला ये दिखाई पड़ेंगे, जबकि बोत्सवाना जो है बोत्सवाना अफ्रीका के दक्षिणी भाग के मध्य में है। ठीक है, बोत्सवाना आपका, तो बोत्सवाना आपका मध्य में है। अंगोला जबकि पश्चिमी तट पर है। अंगोला, गैबन, लाइबेरिया ये सभी आपके पश्चिमी तट पर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, नगरीकरण का। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो इसमें पश्चिम बंगाल में इन चारों में सबसे कम है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण वाले राज्य कौन से हैं, इसमें सब इन चारों में गोवा में 62% है, 62.2 है। फिर मिजोरम में आता है, ठीक है,
फिर आंध्र प्रदेश, मिजोरम में 52 है, आंध्र प्रदेश में 33.4 है, हरियाणा में 34.9 है, पश्चिम बंगाल में 31.9 है। तो इनमें सबसे अधिक किसका है? इनमें सबसे अधिक मिजोरम का है, मिजोरम के बाद आपका हरियाणा का है, मिजोरम के बाद हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखेंगे तो गोवा का सबसे अधिक है, ठीक है, 62.2। आगे देखते हैं देश और राजधानी, इन्हें सुमेलित करना। देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है? यंगून। कंबोडिया की नामपेना, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंतियने। आगे बढ़ते हैं, अगला है, दो सूचियां दी गई हैं नदी और उसके किनारे बसे हुए शहर के बारे में। तो देखिए शत अल अरब नदी के किनारे कौन सा है? बसरा शहर है, बसरा शहर शत अल अरब नदी के किनारे है। एसेंशियन जो शहर है ये पराग्वे नदी के किनारे है। नियामी नाइजर के किनारे है। बियना डेन्यूब के किनारे है। बियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? अनुसूचित जाति की, केरल, सिक्किम, असम, नागालैंड। अनुसूचित जाति की, जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, तो नागालैंड में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या जो है वो शून्य है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है आपका कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। ये आप नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, 4 नाम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो शहर राज्य है वो उत्तर प्रदेश, जबकि न्यूनतम जहाँ पे जनसंख्या है वो मिजोरम है। जहाँ की शून्य की बात करें, जहाँ है ही नहीं, वो नागालैंड है आपका, लक्षद्वीप है, अंडमान है और अरुणाचल प्रदेश है। वो सबसे कम कहाँ पे है? मिजोरम में है। और अनुसूचित जाति का सर्वाधिक परसेंटेज पंजाब में है और न्यूनतम कहाँ पे है? मिजोरम में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? महान 1921 को, 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का दशक ही एक ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी। 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चलेगी। 1921 से पहले कभी भारत की जनसंख्या बढ़ जाता था तो कभी घट जाता था। इसी वजह से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? इंडिया काउंसिल को किसके द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसमें जो मुख्य बातें क्या थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, महत्वपूर्ण है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकारों की टीम मिल गई। इंग्लैंड में भारत सचिवों को जो है वो सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, भाग 7 में नहीं है। देखिए आपका एक सेकेंड, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें है? यहाँ पे देखिए भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थात संसदीय प्रदेश का वर्णन वो किसमें है? 8 में है, ना कि 7 में। नगर पालिकाएं किसमें है? 9A में है। नगर पालिकाएं 9A में है। निर्वाचन आपका भाग 15 में है। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 23 में नहीं है, ये आपका अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। 23 में क्या है? बलात्श्रम हुआ, मानव दुर्व्यापार का निषेध है, यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, 29 में। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और बताना है इनमें से सही कौन सा है। देखिए एक सेकंड, कथन क्या है? अभिकथन कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ये कथन आपका सही है। कारण क्योंकि
अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं लेमेस्टर नहीं थे, लेमेस्टर नहीं थे, सर एल्जा एम्पे थे। सर एल्जा एम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो इनकी नियुक्ति जो है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। ठीक है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को न्यायालय के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो, या जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है संस्थाएं और उसकी स्थापना के संबंध में। देखिए, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में नहीं होती है। इसकी स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 ना कि 54 में थी, बी गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां इन्हें सुमेलित करना। देखिए यहाँ पे 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9A में है, सहकारी समितियां 9B में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। ठीक है, अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं है। ये किस में है अधिकरण, भाग 14 का में है। अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल, ये भाग 14 का में। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हरित बांड के संबंध में। हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पहला, हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में, सही है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, सही है। हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है, सही है। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, नहीं, ये दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है, अल्पकालिक नहीं है, दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है। यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, सही है। 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, वो सही है। देखिए, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम तथा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद अस्तित्व में आया। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं बैंक, और वो किस प्रकार का है, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का है। सिटी बैंक विदेशी है। शाश्वत बैंक सहकारी बैंक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, तो कौन से को इस्तेमाल करता है। बैंक दर में वृद्धि,
नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सावधिक सावधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना। तो देखिए इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, मतलब जो मार्केट में जो कह सकते हैं तरलता है उसे कम करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, बैंक दर में वृद्धि कर देगा, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देगा, आपका कैश रिजर्व रेशियो में, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर देगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो मार्केट में पैसा जब कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति क्या होगा, कंट्रोल होगी। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से मतलब अगर ये खरीदता है तो क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, तो क्रय करने से क्या होगा, बढ़ सकता है। तो इसलिए 1 2 3 होगा, 1 2 3 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। यहां पे यदि विक्रय लिखा होता कि सरकारी प्रतिनिधियों का विक्रय करना मतलब बेचना, तब ये आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए होता। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, देखिए अभिकथन क्या दिया गया है, जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। ये कथन आपका सही है। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, अर्थात आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। सही है। कारण, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। अधिक निर्यात करते में तो चालू खाता घाटा थोड़ा ना होगा, जब ये आयात करता है तब होता है। तो कथन सही है, कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है। जब डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अर्थात आपका एसएमपी एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है ये ब्लू बॉक्स सब्सिडीज के तहत आता है, नीला बॉक्स सहायिका के तहत ये आता है। ठीक है। हरे बॉक्स के अंतर्गत क्या होता है, ग्रीन बॉक्स में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान इत्यादि हेतु सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, वो इसके तहत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, मतलब उसके कोरिजन में कौन सा आवश्यक है। तो देखिए ऑक्सीजन तथा नमी का होना। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो जो लाल रंग होगा सबसे कम विचलित होगा और जो बैगनी होगा वो सबसे अधिक विचलित होगा। ठीक है। रंग का प्रकीर्णन या विचलन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट, बुडजाइट, बोरान, नाइट्राइट, लोहा, हीरा। तो हीरा जो होता है ये सबसे कठोर है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। हीरा उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है। ध्यान रखिएगा, उष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है यह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो कार बैटरियों में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का किसका करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इसे रसायनों का राजा कहते हैं। तो रसायनों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियां बनाने में, संचायक बैटरियों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आलू के चिप्स जो है प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। किसके वातावरण में, नाइट्रोजन के वातावरण में। देखिए नाइट्रोजन का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वेर को संरक्षित करने में होता है, विद्युत बल्ब बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, पैकेटों में बंद खाद्य सामग्री जैसे चिप्स को संरक्षित रखने में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। तो कौन सा उपयोगी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो आसवन विधि है ये उपयोगी नहीं है। आसवन डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण ये उपयोगी, परंतु आसवन उपयोगी नहीं है। आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों लिक्विड के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियताओं में अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है। ठीक है। कच्चे तेल के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। पानी का आसवन करने से इसकी अशुद्धियां निकल जाती हैं और जल शुद्ध हो जाता है। यह अतः आसवन विधि जो है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगला है हींग प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो हींग जो है तने के स्त्राव से भी प्राप्त करते हैं और जड़ों के निष्कर्षण से भी प्राप्त करते हैं। तो ए और डी दोनों है, ए और बी दोनों है, तने के स्त्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से। हींग एक प्रकार का सूखा रेशिन है जो पौधे के तने एवं जड़ों से प्राप्त होता है। कच्चे हींग का स्वाद जो होता है लहसुन जैसा होता है। कच्चे हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। हींग में ट्रांसफेरुलिक अम्ल पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हींग का प्रयोग औषधि के रूप में होता है। आयोग ने इसका उत्तर जो है बी माना है, जड़ों के निष्कर्षण से। तो यदि फिर से पूछा जाएगा तो आप भी बी ही मार के आएंगे। ठीक है। परंतु यदि दोनों ऑप्शन में हो, मतलब ए और बी दोनों लिखा हो, तो आप तने के स्त्राव और जड़ों के निष्कर्षण दोनों है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। विटामिन है और किससे मिलता है? देखिए विटामिन के अल्फा अल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल से, विटामिन सी नींबू से। तो देखिए विटामिन के अल्फा अल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और आपका विटामिन सी नींबू है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? त्रिकोष्ठीय हृदय जो है उभयचरों में, जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें पाया जाता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी है। मत्स्य और सरीसृपों के इस वर्ग के कुछ जंतु जल तथा कुछ जल एवं थल दोनों पर रहते हैं। ठीक है। ये अनियत तापी जंतु हैं। अनियत तापी जंतु हैं। उभयचरों के विशेष लक्षण क्या है? इनमें दो नासा द्वार होते हैं जो मुख गुहा द्वारा फेफड़ों से संबद्ध रहते हैं। हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। इनमें विशेष प्रकार का मध्य कर्ण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार में देखिए गेहूं में कौन सी खरपतवार होती है? गेहूं में फलेरिस माइनस होता है। धान में बथुआ नहीं होता है। देखिए बथुआ धान में नहीं बल्कि गेहूं में पाया जाने वाला खरपतवार होता है। ध्यान रखिए बथुआ जो होता है ये गेहूं में होता है। मटर में प्याजी होता है। बरसीम में काशनी होता है। तो ध्यान रखिएगा गेहूं में फलेरिस माइनर तथा आपका बथुआ होता है। मटर में प्याजी होता है। बरसीम में काशनी होता है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं फसल और मौसम, किस मौसम की हैं? तो देखिए यहां पर सूरजमुखी सभी मौसमों में होता है। खरबूजा जायद के मौसम में होता है, गर्मी में। कपास जो होता है खरीफ की फसल है जिस मौसम में चावल होता है। तो कपास खरीफ की है, अलसी जो है वो रबी की है। ध्यान रखिएगा सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूज जो है जायद की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, कपास जो है खरीफ की फसल है, और अलसी जो है रबी गेहूं के साथ होती है, गेहूं वाले मौसम में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है सोनार का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोनार का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित क्या है? जेनेटिक उद्योग कृषि से संबंधित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? तो ये जो है आपका कच्छ में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर क्षेत्र है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है। ये राम मंदिर ट्रस्ट का एक बार यहाँ पर, चूंकि राम मंदिर का मुद्दा अभी चल रहा है, मतलब अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इसमें जो सूची है यहाँ पे जो ट्रस्ट के लोगों की, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कौन क्या है। देखिए महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। महंत नृत्य गोपाल दास
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ठीक है। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं। ट्रस्ट के महासचिव हैं। जबकि श्री नृपेंद्र मिश्र जो है मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। आगे चलते हैं। अगला, ये करंट का क्वेश्चन छोड़िए, आगे बढ़िए। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित? तो ये ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर में 2020 में हुआ था। पहला वाला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय 2020 में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। ये करंट का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक सेकेंड। यहां पर अगला है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? ये आपका सूर्य है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होती है। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, इंग्लिश में देखें तो द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, एनएईबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? इसकी स्थापना 1992 में की गई, 1992 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना 1992। अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, 2010 में हुई। आगे बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपका देहरादून में है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इस संस्थान का पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम था। वर्ष 2006 में वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में। सबसे कम आपका श्रावस्ती में है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में 80.1 और सबसे कम 46.7 श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना है? नहर से आपका 30% है, 30%। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत लगभग 3,91 हेक्टेयर भूमि है, जो देश के कुल नहर सिंचित क्षेत्र का 30.91% है, लगभग 30%। ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में 30% है। तो राज्य में 1/4 से अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, तो आप भी ए ही मानिएगा। अगला है, यहाँ पर देखिए, पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। देखिए, पीतल का सामान मुरादाबाद है, माचिस बरेली है, खेल का सामान मेरठ है, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत क्या हैं? लोकगीत, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत जो है आपके बिरहा चैती ढोला है, बिरहा चैती ढोला, डी ऑप्शन। ठीक है। देखिए, बिरहा आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है, चैती पूर्वांचल क्षेत्र का, ढोला आगरा का है, कजरी झूमर पूर्वांचल क्षेत्र का, झूला झूला लंगुरिया होरी फॉग ब्रज क्षेत्र का है, नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? लोक नृत्य कौन से हैं? तो यहाँ पे चरकुला कर्मा पांडव, चरकुला कर्मा पांडव। भांगड़ा आपका यहाँ का है नहीं, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा आपका राजस्थान का है, कथक यहाँ का, कथकली आपका केरल का है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, चरकुला ब्रज क्षेत्र का है, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है, रास ब्रज क्षेत्र का है, जोगनी अवध क्षेत्र का है, नटवरी पूर्वांचल का है, कार्तिक बुंदेलखंड का है, राई बुंदेलखंड का है, पाई डंडा बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड में कार्तिक राई पाई, कार्तिक राई पाई आपका बुंदेलखंड का है। पांडव उत्तराखंड, वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है पांडव। ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था। चरकुला और रास ब्रज क्षेत्र का है, कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर का है, जोगनी अवध का है, जोगनी अवध का है, नटवरी पूर्वांचल का है। आगे चलते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। कहां पर हुई? इसकी स्थापना जो है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। इसी को दीनदयाल हस्तकला संकुल नाम दिया गया है। ठीक है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये आपका कहां पर है? आंवला में है। आंवला जो है, आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आपका सरसों एवं आलू का सर्वाधिक
फसल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो सरसों आपका आगरा में आ जाएगा। आलू फर्रुखाबाद, सही है, ठीक है। मक्का वाराणसी में नहीं है। मक्का का फसल क्षेत्र जो है कानपुर मंडल में सर्वाधिक है। मक्का का फसल क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है? कानपुर मंडल में है, ना कि वाराणसी में। अतः स्पष्ट है कि मक्के का सर्वाधिक क्षेत्र उत्पादन कानपुर मंडल होगा, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। तिल का हमीरपुर है। देखिए सरसों और आलू आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे, तो सरसों आगरा है, आलू फर्रुखाबाद है, मक्का कानपुर मंडल हो जाएगा, तिल हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उन्नाव में है, ध्यान रखिएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथरा में है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुआ? 1995 में। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन वर्ष 1995 में हुई थी। इसे एक अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वी से वेजिटेबल, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में है, ठीक है, ना कि कानपुर में। IIPR, पी मतलब पल्सेस, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। IVRI, बी से यहाँ पे वेटनरी हो जाएगा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के इज्जतनगर में है। IGFRI ये आपका ग्रॉस, जी से ग्रॉस है, तो ये झांसी है, तो यहाँ पर ए वाला ही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दो यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। नहीं बताना है इनमें से दो से हैं के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। यहाँ बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियां मथुरा में नहीं है। पीतल की मूर्तियां जो है वो आपकी मथुरा में नहीं है। ये पीतल की मूर्तियां कहाँ? मुरादाबाद में होती है, तो बी वाला सही नहीं। ताले अलीगढ़ में, बेतवा छड़िया वाराणसी, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, मेला और किस जनपद में होता है? देखिए देवी पाटन मेला बलरामपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर का है, ठीक है। काम्पिल्य मेला ये आपका कहाँ पे? फर्रुखाबाद। बटेश्वर आगरा का है। ददरी मेला बलिया का है। फिर से देखिए देवी पाटल मेला, देवी पाटन मेला है, ठीक है, देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर आगरा, ददरी मेला बलिया। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में जो बुक्सा जनजाति है, ये बुक्सा या भोक्सा, ये बिजनौर जिले में, बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर जिले में रहती है, ठीक है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं? तखत कहा जाता है, तखत। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 है। कितने हैं? 9 है, याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इसका उत्तर जो है 3 माना है। कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो जो कि 9 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो 9 है, याद रखिएगा। यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़िए। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग रीजनिंग मैथ और करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ते हुए विविध वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो देखिए कथन कारण का प्रश्न है, हमें बताना है इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। कथन कारण में तो यहाँ पे देखिए अभिकथन क्या दिया गया है? शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इंग्लिश में क्या है? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। CCRT की स्थापना 1979 में की गई, सही है। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था, क्योंकि CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने संस्कृत मंत्रालय के अधीन सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मई 1979 में कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिल वात्स्यायन के नेतृत्व में किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना है। इस प्रशिक्षण केंद्र के 3 क्षेत्रीय केंद्र पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी के में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है मेघालय में, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में बसने वाले गारो जनजाति, गारो खासी जयंती यहीं पे रहते हैं ना, गारो जनजाति समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के द्वारा गारो जनजाति सूर्य देवता का सम्मान करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गारो जनजाति फसल के अधिदेवता के रूप में सूर्य को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? प्रमाणित बीज जो आपके सर्टिफाइड सीड बैग्स होते हैं, इस पे नीला रंग होता है। क्या होता है? नीला रंग।
कृषकों को फसल उत्पादन हेतु बेचे जाने वाले बीज प्रमाणित बीज होता है, जिसका उत्पादन आधारीय बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रमाणित बीज के टैग का रंग नीला होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। क्या है? रोजगार सृजन करना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है जो है आपका 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। क्या होता है? प्रथम महीना चैत्र होता है। ये मार्च अप्रैल में होता है। चैत्र के बाद क्या आता है? बैसाख। चैत्र के बाद बैसाख आता है। बैसाख के बाद ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आप चाहे तो याद कर सकते हैं। सबसे पहले चैत आएगा, फिर बैसाख आएगा। कई बार ये क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। चैत के बाद आपका बैसाख है, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। सबसे आखिरी महीना कौन सा हो गया जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का है? फाल्गुन हो जाएगा। पहला चैत है, अंतिम फाल्गुन। अगला है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो सरस्वती पूजा नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाते हैं? ये आपका केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक सभी राज्यों में मनाते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना सभी में मनाते हैं। ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इसका उत्तर केरल माना है। तो यदि फिर से प्रश्न पूछता है तो आप भी केरल ही मान लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए। पहला, भारतीय संस्कृत पोर्टल इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया। नहीं, यह कथन गलत है। देखिए, भारतीय संस्कृत पोर्टल आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।